अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 2 से बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में लास्ट टाइम हमने जीआईटी को स्टार्ट किया था। आइए एक बार जीआईटी के नोट भी बना लेते हैं, फिर उसको पढ़ भी लेते हैं। ये है जी माउथ, ये है टंग, ये है फेरेंक्स, ये है एसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एनस। ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो जीआईटी के पार्ट्स हैं हमारे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। Gastrointestinal tract, GIT, chapter number 7. The digestive system in human being is composed of a long muscular tube called gastrointestinal tract or alimentary canal or accessory organ. जो gastrointestinal tract GIT है, इसको एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं और उसके साथ कुछ दीगर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। द जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये जो जीआईटी है ये माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक बॉडी के अंदर वेंट्रिकली मूव करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, सबसे पहले ओरल कैविटी माउथ आता है जिसमें टंग होती है, फिर उसके बाद फेरेंक्स आता है, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कनाल या एनस। द जीआईटी कंटेन फूड फ्रॉम द टाइम इट इज ईटन अंटिल इट इज डाइजेस्टेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। वो कहता है जीआईटी का काम क्या है कि खाने को, जब कोई भी शख्स खाना खाता है तो उसको हजम करने से लेकर हजम करना, फिर उसको डाइजेशन करना, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करना, जज़ब करना, और फिर उसको बाद एलिमिनेट करना, जिस्म से खारिज करना, ये सारे काम जो हैं जीआईटी के होते हैं।
The wall of the GIT from the esophagus to the anus are composed of the following layers from the outer surface to the inward. वो ये कह रहा है कि ये जो वॉल है आपकी GIT की, जो दीवार है, पूरा एक नाली बनी हुई है ना, उस दीवार नाली की जो दीवारें हैं वो माउथ से लेकर एनस तक 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। 1 2 3 4 4 लेयर्स होती हैं वो एक दीवार में। अगर उनको बात करें तो पहली है सिरोजा, दूसरी है मस्कुलैरिस, थर्ड है सबमिकोजा और नंबर 4th है मिकोजा। मिकोजा जो है वो सबसे अंदर वाली, मतलब ये अगर आपकी खुराक की नाली चल रही है तो सबसे अंदर वाली जो है वो मिकोजा होगी, उससे पीछे वाली सबमिकोजा, उससे पीछे वाली मस्कुलैरिस और उससे पीछे सिरोजा होगी। नीचे उन्होंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है, उसमें एसोफेगस ऊपर से आ रहा है, फिर ऊपर वाला फिर स्टमक है, स्टमक का अपर पोर्शन को फंडस कहते हैं, लोअर पोर्शन को पाइलोरस कहते हैं। ऊपर की तरफ स्टमक जो है एसोफेगस से अटैच होता है, नीचे की तरफ ड्यूडेनम से अटैच होते हैं। फिर उन्होंने एक पिक्चर को माइक्रोस्कोपिकली अलग किया है, उसमें उन्होंने मिकोजा, सबमिकोजा, मसल लेयर और सिरोजा बनाया है। मिकोजा के अंदर आता है एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस मिकोजा, सबमिकोजा, मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, सिरोजा और एडवेंटिशिया। ठीक है जी, तो ये वाला जो है वो उन्होंने डिटेल बताई है कुछ। अब आ जाता है फर्स्ट जो मतलब जो मेन काम है GIT का, स्वाल्विंग, जिसको डेग्लूटिशन भी कहते हैं, डेग्लूटिशन, स्वाल्विंग। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज द प्रोसेस इन विच फूड इज पास फ्रॉम माउथ टू द ओरोफेरेंक्स and then to the esophagus and lastly into the stomach. swallowing जो है इसको उर्दू में कहते हैं निगल जाना। ठीक है जी, तो जब आप खाना मुंह के अंदर रखते हैं, उसको चबाने के बाद, उसको लुब्रिकेट करने के बाद, उसको थूक लगने के बाद, उसको एक बॉल की शक्ल में माउथ से स्टमक तक पहुंचाना, ये एक अमल होता है जिसको हम स्वाल्विंग या निगल जाने कहते हैं, डेग्लूटेशन। इसमें क्या क्या चीज आती है? माउथ आता है, फेरेंक्स होता है, एसोफेगस होता है और फाइनली स्टमक। माउथ से स्टमक तक का सफर खाने का निगलना कहलाता है, इसको स्वाल्विंग कहते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस, वन इज बक्कल और ओरल स्टेज, एक आपकी मुंह की स्टेज होती है, दूसरी फेरेंजियल स्टेज फेरेंक्स से गुजरता है, तीसरी होती है एसोफेगियल, एसोफेगस जो खुराक की नाली है, तीसरी वो वाली स्टेज होती है। अब इन्होंने तीनों का बताया हुआ है, आइए उसको डिटेल से पढ़ते हैं। द स्वाल्विंग सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा लोअर पोन्स, वो ये कह रही है जो स्वाल्विंग का अमल है ये बेसिकली कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है दिमाग से, और दिमाग में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, ये जो दिमाग के हिस्से हैं, वहां से स्वाल्विंग का अमल कंट्रोल होता है। सबसे पहले ओरल स्टेज, मुंह की स्टेज होती है, जो कि वॉलेंट्री स्टेज होती है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसा काम जिसको हम कंट्रोल कर सकें, जैसे हार्ट बीट हो रही है हमारी, ठीक है, इसको हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना तो हम इस हार्ट बीट को कम कर सकते हैं, ना हार्ट बीट को ज्यादा कर सकते हैं। ये हार्ट बीट हो रही है तो हो ही जा रही है, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री क्या है? मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, अब नहीं हिला रहा, बंद कर लिया मैंने, खोला बंद कर लिया, अब नहीं हिला रहा, नीचे रख लिया, तो ये क्या है? वॉलेंट्री है। ठीक है जी, तो ओरल स्टेज, जो मुंह वाली जो स्टेज होती है खाने की, ये वॉलेंट्री होती है, हमारे इख्तियार में होती है। हम खाने को चबाएं ना चबाएं, उसको हम निगलें ना निगलें, बाहर भी स्पिट कर सकते हैं हम लोग। इन दिस स्टेज द फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टूवर्ड द फेरेंक्स, खाना जो है इस स्टेज में मुंह से फेरेंक्स की तरफ जाता है, बाय द वॉलेंट्री मूवमेंट, हमारे इख्तियारी अमल से, which move upwards against the palate and passes the bolus into pharynx। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जब हमने खाना निगलना होता है तो हम जुबान को
ऊपर की तरफ करते हैं, उसकी तरफ से जो छोटा सा गोल सा खाने का एक बॉल बनता है जिसको बोलस कहते हैं, वो क्या होता है, पीछे की तरफ फेरेंक्स में चला जाता है। फिर दूसरी स्टेज है फेरेंजियल स्टेज, फेरेंक्स के अंदर, इसको इनवॉलेंट्री स्टेज कहते हैं। ये वाली स्टेज में हम खाने को निगलने के अमल को मुतासिर नहीं कर सकते, ना रोक सकते, ना बढ़ा सकते। इन दिस स्टेज द पैसेज ऑफ द फूड अकर फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू द एसोफेगस। ये दूसरी स्टेज में खाना फेरेंक्स से एसोफेगस में जाता है, खुराक की नाली में। एज द बोलस एंटर द फेरेंक्स इट स्टिमुलेट्स स्वॉलोइंग रिसेप्टर्स अराउंड द ओपनिंग ऑफ द फेरेंक्स एंड टॉन्सिलर पिलर्स। तो ये क्या कह रहा है कि जब फेरेंक्स के अंदर खाना आता है तो वहाँ पर जो टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो खाने को फेरेंक्स से एसोफेगस, खुराक की नाली में पहुंचा देते हैं। थर्ड है एसोफेगियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग। ये खुराक की नाली के अंदर से खाने का गुजर कर स्टमक में जाना तीसरी स्टेज है। इन दिस स्टेज फूड पासेस फ्रॉम द अपर एसोफेगस टू द स्टमक। एसोफेगस, खुराक की नाली में से खाने का मेदे स्टमक के अंदर जाना इस स्टेज में होता है। दिस स्टेज इज इनवॉलंटरी। ये स्टेज जो है ये इनवॉलंटरी है, ये वाली स्टेज में भी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता। द एसोफेगस शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसके अंदर जो है वो खाने की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली दो किस्म की मूवमेंट से होती है। नंबर वन प्राइमरी पेरिस्टालसिस, नंबर टू सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। अब यहां पर आपने एक बात ये समझ लें पहले कि पेरिस्टालसिस होता क्या है। ये आपकी खुराक की नाली है, ठीक है जी। जो ही खाने का गोल बोलस यहां पर आएगा, ठीक है जी, जब यहां पर आएगा तो जब ये यहां पर पहुंचता है, ठीक है जी, तो जब यहां पर पहुंचेगा इसको पीछे से, ये खुराक की नाली है हमारी, ये बिल्कुल सीधी है ना, ठीक है जी, ये बिल्कुल सीधी है। जब बॉल यहां पहुंचेगी तो ये पीछे से सुकड़ेगी ताकि उसको आगे की तरफ धकेला जाए, ठीक है जी। जब वो आगे जाएगा वहां से फिर सुकड़ जाएगा, फिर ये इस तरह मूवमेंट होता होता खाना आगे की तरफ मूव करता जाता है। ये जो मूवमेंट है इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। इस तरह की मूवमेंट जिससे हम दबाते जाएंगे, पीछे से खाना आगे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है जी। हम नहीं, मतलब हमारी खुराक की नाली दबाएगी, ठीक है, ऐसे पीछे से उसको दबाती जाएगी, वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसमें लिखी हुई है प्राइमरी पेरिस्टालसिस और सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। द पेरिस्टालसिस वेव बिगिन इन द फेरेंक्स एंड स्प्रेड इनटू द एसोफेगस। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो फेरेंक्स से स्टार्ट होती हैं और एसोफेगस की तरफ जाती है। ड्यूरिंग द फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग, जो स्वॉलोइंग की फेरेंजियल स्टेज है, द वेव पासिस फ्रॉम द फेरेंक्स टू द स्टमक विद 8 to 10 सेकेंड। और ये एक पूरी, जैसे एक रस्सी को आप इस तरह हिलाएंगे ना तो वो इस तरह मूव करेगी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही ये इस दोनों साइडों की भी वही शक्ल होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ना, वो 8 से 10 सेकंड तक एक वेव चलती है। इन दिस स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग ग्रेविटी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जारी बात है, खाना अगर यहाँ मौजूद है तो उसे नीचे की तरफ जाने के लिए ग्रेविटी भी लगती है, उसके ऊपर फोर्स डालती है। If a person swallow a bolus in the standing position, the bolus move rapidly passing from the esophagus to the stomach in 5 to 8 seconds. अगर इंसान खड़े खड़े खा रहा है तो उसकी जो खाने की मूवमेंट है वो तेज होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी से खाना पास होकर स्टमक में चला जाएगा। फिर आती है दूसरी सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। Secondary peristalsis waves are due to distension of the esophagus by retained food.
जो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस वेव है, जो लहर आती है दूसरी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की, वो क्या करती है कि जो खाना खुराक की नाली में रह जाता है उसको भी अपने साथ बहाकर ले जाती है स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर। These waves are generated when the primary peristalsis wave leaves the small parts of food in the esophagus। और ये जो दूसरी वेव है ये उस वक्त जन्म लेती है जब पहली वेव चली गई, उसके साथ खुराक चली गई, लेकिन खुराक के कुछ ज़र्रात पीछे रह जाते हैं, उनको अपने साथ लेकर जाकर स्टमक में पहुंचाने के लिए दूसरी पेरिस्टालसिस वेव आती है, लहर आती है। This secondary peristalsis wave continue until the food is emptied from the esophagus into the stomach. These waves are initiated partially by intrinsic neural circuit in the esophagus, enteric nervous system, and the partly by the reflexes that are transmitted through the vagal nerve fibers। वो ये कह रहा है कि ये जो दूसरी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये तब तक होती रहेगी जब तक आपकी खुराक की नाली बिल्कुल खाली ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको इनिशिएट कौन करता है, इसको स्टार्ट कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, वो है इंट्रिंसिक न्यूरल सर्किट, ठीक है जी। इंट्रिंसिक न्यूरल सर्किट जो कि नर्वस सिस्टम में होता है, और इसके साथ साथ जो वेव्स हैं उसको जो रिफ्लेक्सेस देता है वो है वैगल नर्व फाइबर, वैगल नर्व फाइबर, ठीक है जी। तो ये उन्होंने दो मूवमेंट की बात की है एसोफेगस के अंदर। प्राइमरी पेरिस्टालसिस है जिस जो कि जब खाना वहां पहुंचता है तो उसके साथ जो लहर जन्म लेती है उसको इस तरह मूव करने के लिए, वो प्राइमरी पेरिस्टालसिस होती है। और जब ये प्राइमरी पेरिस्टालसिस ख़त्म होती है, खाना स्टमक में पहुंच जाता है, तो उसके बाद सेकेंडरी पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होती है। जो लहर क्या करती है, जो खाना बच जाता है उसको अपने साथ ले जाती है स्टमक के अंदर। फिर आता है फंक्शन ऑफ स्टमक। पहला है स्टोरेज फंक्शन। एज एज फूड एंटर द स्टमक, जो ही खाना स्टमक के अंदर जाता है, मैदे के अंदर जाता है, it forms a concentric ring in the body and the fundus of the stomach। तो वहाँ पर क्या होता है, खाना फौरन से एक रिंग बना लेता है जो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे फंडस बोलते हैं, वहाँ पर जो है ये एक रिंग बना लेता है। द न्यूएस्ट फूड लाइंग क्लोज टू द एसोफेगियल ओपनिंग, और जो नया खाना होता है वो एसोफेगल ओपनिंग के करीब करीब ही रहता है। वाइल द ऑलरेडी रिजर्व्ड फूड मूविंग टुवर्ड द वॉल ऑफ द स्टमक, और जो पहले वहाँ खाना मौजूद होता है वो क्या करता है, वो फंडस से नीचे की तरफ जो खाना बॉडी का, स्टमक का जो बॉडी का हिस्सा होता है, वहां पर जाकर मैदे की दीवारों के साथ लग जाता है। अच्छा जी, यहां पर होगा कार्डियक स्फिंक्टर, यहां पर होगा पाइलोरिस स्फिंक्टर। ये जो आपका हिस्सा है इसको बोलेंगे फंडस। स्टमक की मैंने फोटो बनाई है मैदे की। ये जो आपका हिस्सा होगा इसको बोलेंगे बॉडी, यहां से लेकर यहां तक, और इस थोड़े से हिस्से को बोलेंगे पाइलोरस, ठीक है जी। ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो लॉक लगे होंगे, स्फिंक्टर्स इनको बोलते हैं। ये तब तक नहीं खुलते जब तक स्टमक नहीं कहता, ठीक है जी। अच्छा, खाना जब एंटर होता है एसोफेगस, ये खुराक की नाली ऊपर से आ रही है ना, एसोफेगस, जब खुराक की नाली में से खाना एंटर होता है फंडस, जो पहला हिस्सा है जिसे मैदे का, वहां पर तो क्या होता है
कि वहां पर स्टमक एक रिंग सा बना लेता है, गोल सा रिंग, और नए आने वाले खाने को यहीं रोक लिया जाता है। ठीक है, जो पुराना खाना होगा वो इस बॉडी में आ जाता है और बॉडी में भी दीवारों के साथ लग जाता है वो। ठीक है जी, वहां पर उसकी ब्रेक डाउन होगी, उसका जो जो होगा वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, when food enter the stomach, the vagal tone decrease the muscular tone of the stomach, so the wall can bulge outward to accommodate a greater quantity of food। वो ये कह रहा है कि जो ही खाना आता जाएगा, ये जो स्टमक की दीवारें हैं ये बाहर की तरफ फैलती भी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो इस मैदे के अंदर समा सके। ठीक है जी, वो जो मैदे की कैपेसिटी है वो है 1.5 लीटर। ठीक है जी, 1.5 लीटर तक खाना पानी कुछ भी स्टमक में एट अ टाइम आ सकता है। ये हम इसके साथ ज्यादती करते हैं, जो हम किलो किलो कढ़ाई और किलो किलो पानी साथ पी जाते हैं, फिर लस्सी भी पी जाते हैं और फिर रोटी भी खा जाते हैं, तो ये इसमें फिर 3 किलो जो जमा हो जाता है वो इसके लिए बहुत आजमाइश और फिर आपके खाने के हजम होने में भी दुश्वारी होती है उसमें। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी खाना खाएं एक एतदाल के साथ खाना खाएं। खाना मतलब मेडिकली अगर बात करें तो 70% डिजीजेस जो है ना, 70% बीमारियां जायद खाना खाने से होती हैं। ठीक है जी, ओवर ईटिंग जिसे कहा जाता है। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन ऑफ फूड इन द स्टमक, खाने का मिक्स होना और प्रोपेल करना, उसको धकेल देना मैदे के अंदर कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक secrete digestive juices. These secretion come immediately in contact with the food in the stomach। वो ये कह रहा है कि हमारे जो मैदे के अंदर ग्लैंड मौजूद हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जूस बनाते हैं जो हमारे खाने को हजम करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो ही आपका खाना मैदे के अंदर आता है, मैदे के अंदर आने से जो ही ये दीवारों के साथ टच होता है तो ये जूसेस सिक्रीट होना, खारिज होना शुरू हो जाते हैं उस खाने के ऊपर। When stomach is filled with food, weak peristalsis waves move toward the antrum of the stomach, along the stomach wall। ठीक है जी, तो वो ये कह रहा है कि जब खाना पेट जो है वो भरा हुआ होता है, आप खाना खाया ऊपर से और खाना आ रहा है, तो फिर ये इसमें बहुत हल्की हल्की सी मूवमेंट स्टार्ट होती है जो कि खाने को नीचे की तरफ धकेली जाती है। These mixing wave are initiated by the basic electrical rhythm produced once every 20 seconds। तो यही जो बेसिक मूवमेंट है ये क्या करती है, आपके खाने को भी हजम करने में हेल्प करती है। एक तो जो वेव ऐसे स्टार्ट होती है ना हल्की हल्की स्टमक के अंदर, उसका एक फ़ायदा तो ये है खाना नीचे की तरफ जाता है, दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि खाना हजम भी होता है। आपको पता है कुछ चीज़ को शेक करें अगर किसी चीज़ को तो वो मिक्सिंग होना उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये जो वेव हल्की हल्की प्रोड्यूस होगी ये मिक्सिंग का अमल भी करेगी और खाने को धकेलने का अमल भी करेगी। ये वेव हर 20 सेकंड बाद हल्की हल्की प्रोड्यूस होती है। वही बात उन्होंने फिर एंड पे लिखी हुई है, दीज वेव्स मूव डाउन द स्टमक एंड नॉट ओनली कॉजिंग द मिक्सिंग ऑफ द सिक्रीशन विद फूड। ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो स्टमक के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ आती हैं, ये ना के खाने को नीचे की तरफ धकेलती है बट ऑल्सो प्रोवाइड द वीक प्रोपल्जन, खाने को मिक्स भी करती है, खाने को नीचे की तरफ धकेल कर खाने को स्टमक से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करती हैं। थर्ड है एम्पटिंग ऑफ द स्टमक। एम्पटिंग होता है खाली कर देना। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग अकर्स व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस
गैस्ट्रिक एम्पटिंग तब होती है जब आपका खाना ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, बिल्कुल छोटे ज़र्रात में टूट फूट कर शिकार होकर छोटे ज़र्रात बन जाते हैं, तब ये मैदा खाने को बाहर निकालता है। स्मॉल इनफ टू पास थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, और वो इतने छोटे बन चुके हों कि जो नीचे वाला मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसमें से गुजरने के काबिल हो जाए, तब ये स्टमक उनको खाली करता है। ईच टाइम द काइम इज पुश्ड अगेन द पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो ये कह रहा है कि पहले जब हमने खाना खाया वो जो गोल गोल बॉल सा बना था, मैंने उसको नाम दिया था बोलस, लेकिन अब ये जो छोटे छोटे ज़र्रात स्टमक में से निकल रहे हैं, स्टमक से निकल कर ये अब इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, इसको हम नाम देंगे काइम का। इसको नाम क्या देंगे? काइम का। ठीक है जी। और ये जो काइम है ये मुसलसल हजम होने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद खारिज होता रहता है स्टमक में से। कितना खारिज होता है? 2.7 ml एस्केप इनटू द ड्यूडिनम, 2.7 ml, जो कि बहुत थोड़ी सी मिकदार है। इस मिकदार के साथ जैसे ही खाना थोड़ा थोड़ा हजम होता जाएगा, छोटे पार्टिकल्स बनते जाएंगे, वो वहाँ से निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडिनम में जाते जाएंगे। The amount of chyme passing through the pylorus depend on the size of particles। तो जो काइम का जो अमाउंट है, जो पाइलोरस से गुजर कर ड्यूडिनम में जा रहा है, वो उसकी मूवमेंट असल डिपेंड करती है उसके पार्टिकल के साइज पर, उसके पार्टिकल के साइज पर। इफ द पार्टिकल आर लार्ज नो काइम कैन पास इनटू द ड्यूडिनम, और अगर काइम के ज़र्रात बड़े हैं तो वो पाइलोरस से गुजर नहीं सकते। It can be observed that the rate of gastric emptying of the solid particle depend upon the rate at which is broken down into small particle। वो ये कह रहा है कि आपका मैदे का खाली होना ये पूरे का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके मैदे के अंदर उस जो चीज़ आपने खाई है किस रेट पर, किस रफ्तार से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है जी। जितनी तेज़ी से उसके ब्रेक डाउन होते जाएंगे उतनी तेज़ी से ही आपका मैदा खाली होता जाएगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज रेगुलेटेड बाय सिग्नल फ्रॉम स्टमक एंड ड्यूडिनम। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है ये बेसिकली रेगुलेट होती है सिग्नल्स के साथ जो स्टमक और ड्यूडिनम देता है। पहली इसकी जो सिग्नल है वो क्या है? नर्वस सिग्नल, कॉज बाय द डिस्टेंशन ऑफ फूड बाय फूड, द स्टमक बाय फूड। तो पहली जो सिग्नल है वो नर्वस सिग्नल है, जो जब खाना मैदे में पहुंच जाता है तो नर्वस सिस्टम देता है, ठीक है जी, स्टमक को। दूसरा है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एंथरल म्यूकोसा इन रिस्पॉन्स टू द सर्टन टाइप ऑफ फूड, सर्टन टाइप ऑफ फूड। तो जिस किस्म के फूड आपके मैदे में दाखिल होते हैं उसी किस्म का फिर जो जूसेस वगैरह हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिनकी जो स्टिमुलेशन है वो गैस्ट्रिन म्यूकोसा देती है। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पटाइन। ये दोनों नर्वस सिग्नल भी जो और गैस्ट्रिन म्यूकोसा जो है ये क्या है? आपके खाने को हजम कर कर मैदे को खाली करने का काम करते हैं। नंबर 4 है सिक्रीशन। द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस which acts as digestive fluid, which act as digestive fluid। जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है जो कि डाइजेस्टिव फ्लूइड बनते हैं। एंटीसेप्टिक फंक्शन, एंटीसेप्टिक फंक्शन। द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक
secrete HCl which acts as antiseptic against swallowed bacteria। जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं स्टमक के, वो HCl को सिक्रीट करते हैं। पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? HCl को। वो क्या करते हैं? HCl एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया आपने खाने के साथ खा लिए थे, ये उनको खत्म करने का काम करते हैं। फिर आता है डाइजेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस द स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। द स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। जो हमारे मैदे के अंदर जूसेस बनते हैं उनमें से एक जूस जो होता है वो पेप्टोन होता है, वो गैस्ट्रिक जूस होता है। वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ट्रांसफर कर देता है। इट ऑल्सो डाइजेस्ट फैट्स टू सम एक्सटेंट बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम होता है जिसके जरिए से फैट्स को भी हजम कर देता है। फिर आता है गैस्ट्रिक रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है मैदे का जो मिल्क को कर्डल कर देता है, मिल्क को हजम कर देता है। While HCl causes some hydrolysis of food stuff, HCl हमारे कुछ खाने की हाइड्रोलिसिस भी करता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स आर absorbed from the stomach. The parietal cells secrete intrinsic factor which is necessary for the absorption of vitamin B12। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होती है पानी की, ग्लूकोज की, अल्कोहल की और दीगर कुछ अद्वियात की एब्जॉर्प्शन जो है वो मैदे से हो जाती है। और जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनाते हैं और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। नंबर 8 है एक्सक्रीशन। नंबर 8 पे क्या है? एक्सक्रीशन। द स्टमक एक्सक्रीट सर्टन टॉक्सिन्स, यूरिया एंड सर्टन एल्कलॉइड्स, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन। वो ये कह रहा है कि स्टमक जो है वो कुछ एक्सक्रीशन भी करता है, अखराज भी करता है कुछ टॉक्सिन्स का। मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको स्टमक जो है वो आगे मजीद नहीं जाने देता, वहीं से उनकी एक्सक्रीशन करवा देता है। जैसे यूरिया है या सर्टन अल्कलॉइड्स वगैरह हैं। मॉर्फिन एक एग्जांपल है जिसको स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता, स्टमक से ही उसकी अखराज खारिज करवा देता है उसको। तो ये हमारे कुछ क्या थे? फंक्शंस थे स्टमक के जो हमने पढ़े हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज एल्सवेयर इन द GIT कैन बी डिवाइडेड इनटू मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। जो मूवमेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की या कहीं और, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? दो काम करती है मूवमेंट। एक तो मिक्सिंग करती है, दूसरा उसको प्रोपल्सिवनेस देती है, मतलब उसको धकेलती है। प्रोपल्स का मतलब होता है धकेलना, ठीक है जी। तो जो भी मूवमेंट GIT में होगी उसका काम एक तो मिक्स करना होगा, दूसरा धकेलना होगा। मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन पहली क्या है? मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी आएगी प्रोपल्सिव, तीसरी पेरिस्टालसिस रश। ये तीन किस्म की उन्होंने मूवमेंट्स बताई हैं। पहली मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन है, इसको पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे ज़्यादा अहम कॉन्ट्रैक्शन है इंटेस्टाइन की। व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम डिस्टेंडेड विद काइम, वो ये कह रहा है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काइम है वो रह जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल एलिसिट लोकलाइज कंसेंट्रिक
कॉन्ट्रैक्शन। तो वो ये क्या कहता है कि जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर काइम आता है तो जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्शन देना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग और प्रोपल्सिव मूवमेंट हो जाती है। These segmental contraction are spaced at interval along with the intestine. The longitudinal length of the each of the contraction is about 1 to 2 centimeter. वो ये कह रहा है कि ये जो सिगमेंटल होती है हिस्से, ये जो छोटे छोटे हिस्सों में कॉन्ट्रैक्शन और ये वेव जो प्रोड्यूस होती है, ये बेसिकली पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल चलती है। मतलब ये देखें, ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन है। अब काइम दाखिल हुआ यहां पर, ठीक है जी, उसके साथ ही क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरह काइम यहां पर होगा ना, तो अब ये यहां से उसको फोर्स लगेगी, आगे धकेला जाएगा वो। ठीक है जी, आगे धकेला गया, जब यहां पर जो होगा वो इससे भी आगे धकेला जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये आगे की तरफ धकेला जाता है, पीछे से उसको पुश किया जाता है। ठीक है, ये जो सेगमेंट बने हैं, ये हिस्सा, यहां से कॉन्ट्रैक्शन, यहां कॉन्ट्रैक्शन, यहां कॉन्ट्रैक्शन, ये इस तरह, जैसे आप वो देखें, अगर आप कोई रस्सी पकड़ी हो, आपने दूसरी तरफ से बंधी हो, आपको इसको इस तरह हिलाएंगे तो वो ऐसे ऐसे करके मूव करेगी, बिल्कुल उसी तरह ये भी मूव करती है। ठीक है जी, ऊपर ऊपर नीचे। ये जो इसका एक सेगमेंट है, एक ऊपर वाले जो दो सेगमेंट्स हैं, उनके दरमियान वाला हिस्सा जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है जी, ये उन्होंने बताया हुआ है, और ये एक एक सेगमेंट बनता है। ठीक है, एक एक सेगमेंट है ये। During each segmentation, about 1 to 2 centimeter of the intestine wall contract, forcing the chyme toward the colon. वो ये कह रहा है कि जो सेगमेंट बन रहा है 1 से 2 सेंटीमीटर का, ये बेसिकली इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो फोर्स लगा रही है, धक्का लगा रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ताकि कोलोन की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो काइम को भेजा जा सके। The segmentary movement also enable the chyme to mix with digestive juices and make contact with the absorptive surface of the small intestinal mucosa. तो वो क्या करती है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, धक्का लगा रही है, उसको प्रोपेल कर रही है बड़ी इंटेस्टाइन की तरफ ताकि वहां से खारिज हो सके। दूसरा, ये इसकी मूवमेंट से, जारी बात है, दोनों तरफ से जब मूवमेंट होती है, इधर से भी मूवमेंट हो रही है, वॉल इधर से भी मूवमेंट कर रही है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी लगा रही है, फोर्स भी लगा रही है, दोनों तरफ से जो मूवमेंट आ रही है, उस मूवमेंट की वजह से ये काइम अंदर हिल भी रहा है, मूव भी कर रहा है, हिल भी रहा है, मिक्सिंग भी हो रही है। ठीक है जी, और ये जो मिक्सिंग है इसकी, ये इसको हजम करने में फायदा देगी। ये जो वॉल्स हैं, जब इनके साथ वो बार बार टकराएगा, मिक्स होगा, एब्जॉर्ब होगा, जज़ब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट, peristalsis wave help in the passage of the chyme through the small intestine. These wave may occur in any part of the small intestine. वो ये कह रहा है कि पेरिस्टालसिस की जो लहरें बनेंगी, ये क्या करेंगी, काइम को आगे की तरफ एक रास्ता मुहैया करेंगी ताकि वो पास कर सके। इसके साथ साथ वो क्या करेंगी, इंटेस्टाइन की किसी भी जगह ये मूव जो है ना, ये करती जाएंगी। उन्होंने यहाँ बताया है कि 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड के लिहाज से जो है ना, इसकी मूवमेंट होती है। मतलब एक सेकंड में ये 0.5 सेंटीमीटर तक जो है ना, ये मूव करता है। 0.5 to 1। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर एक सेकंड में इस मूवमेंट के साथ वो मूव करता है, साथ साथ अब्जॉर्ब भी हो रहा है, साथ साथ डाइजेस्ट भी हो रहा है।
एंड आर फास्टर इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्लोवर इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो वो क्या है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इंटेस्टाइन का, जहाँ से स्टमक से एंटर होता है वो स्टमक से ड्यूडेनम में, वहां पर ये मूवमेंट तेज होती है। जो ही ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन के, तो फिर ये वहां जाके स्लो मूवमेंट हो जाती है। They are very weak and usually die out after traveling 3 to 6 centimeter. Normally it takes 3 to 5 hours for the passage of the chyme from the pylorus to the ileocecal valve. तो वो ये कह रहा है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी जो स्पीड है वो 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और ये नॉर्मली कितने सेंटीमीटर तक मूव करती हैं? 3 से 6 सेंटीमीटर तक एक वेव मूव करती है। ठीक है जी, 3 से 6 सेंटीमीटर तक, उसके बाद खत्म हो जाती है। और जो स्टमक के बाद ये जो आपका स्टमक है, ये जो आपका स्टमक है, इस स्टमक के बाद ये जो इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर फिर बड़ी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यहां से बड़ी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है जो ऐसे जाती है। ठीक है जी, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें खाने की जो ट्रेवलिंग है वो तकरीबन 3 से 5 घंटे तक होती है। 3 से 5 घंटे तक एक खाना, एक काइम जो है वो इसमें रहता है, उसके बाद इसमें निकल जाता है। इसकी मतलब ये पूरे इंटेस्टाइन ट्रैवलिंग करने की जो उसका टाइम है वो 3 से 5 घंटे है। लास्ट में आता है पेरिस्टाल्सिक रश। इफ द पेरिस्टाल्सिस रश वेरी पावरफुल एंड द रैपिड पेरिस्टाल्सिस occur which travel a long distance in the small intestine within minutes, it rapidly sweep the intestinal content in the colon। वो ये कह रहा है पेरिस्टाल्सिस रश क्या होता है? रश का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मैंने आपको दिखाई थी जो इस तरह इंटेस्टाइन में हो रही थी, तो ये क्या होगा, ये हमने इसकी स्पीड भी बताई जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। अगर ये एकदम से रश आ जाए तो क्या होगा कि रश बहुत स्पीड से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आएगी, जिसकी वजह से जो कायम होगा वो बड़ी स्पीड से वहां से मूव कर जाएगा, बड़ी स्पीड से मूव कर जाएगा। और मिनटों में, हमने कहा था 3 से 5 घंटे में स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना ट्रेवल करता है, लेकिन वो मिनटों में खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल करवा के बाहर निकाल देगा। तो जाहिर बात है जब ऐसा होगा तो फिर खाना ठीक से हजम भी नहीं होगा, खाना ठीक से जज़ब भी नहीं होगा। पेरिस्टाल्सिस अकर ड्यू टू द सीवियर इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एज इन्फेक्शन डायरिया। तो ये रश होता क्यों है? बेसिकली जब कोई बीमारी हो या आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन को तकलीफ हो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको वहाँ से भगा देती है। और बाज़ औक़ात कुछ माइक्रोबैक्टीरियाज वगैरह भी ऐसे होते हैं जो कि ये रश कॉज करवाते हैं, जैसे डायरिया हो जाए, आपको मोशन लग जाए, उसमें भी खाना इसी तरह भाग रहा होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो तो बताइएगा। मेरी तरफ से आज बस इतना ही है।